गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। मैं इंजीनियर कीर्तिमान सिंह चंदेल माइंड स्टडी सेंटर के एक नए सेशन में आ गया हूं लेकर इतिहास। जैसा कि हम लोग इतिहास पढ़ रहे थे और कहां तक पहुंचे थे, हम लोग ब्राह्मण साहित्य को बांट लिए थे। उसका रोड मैप मैंने आपको बना के दे दिया था। ये जो सेशन चल रहा है किसके लिए चल रहा है? यूपीएसआई और पेट के लिए चल रहा है। ठीक है बेटा। तो ये जो सेशन चल रहा था आपका यूपीएसआई, यूपी पेट और यूपी ट्रिपल एससी आरओ एआरओ के लिए चल रहा था। इसमें पूछे जाने वाला जीके और जीएस दोनों बेटा कहीं स्टेट पीसीएस से कम नहीं होता। तो बच्चों आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट है कि अगर मैं इतिहास पढ़ा रहा हूँ तो इतिहास की नोट्स बेटा आप लोग ना अच्छे से बनाइए और सुगमता से बनाइए कि एक एक पॉइंट आपको समझ में आए। क्योंकि यहाँ बेटा हम रफली भी कभी कभी पढ़ा देते हैं, लेकिन अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो आप उसे एक मैनर में बनाइए ताकि आपको रिवीजन करने में आसान हो। बेटा सिकंदर वही कहलाता है जो इतिहास रचता है, और इतिहास रचने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, लगन लगानी पड़ेगी। और जब तक लगन नहीं लगती बेटा, किसी चीज़ का जोश जुनून आप अपने अंदर नहीं जगाते, वो चीज़ आपको हासिल नहीं होती। कहते ये हैं कि अगर आपके अंदर किसी चीज़ को पाने की चाह है तो एक दिन वो आपको मिल जाती है। तो अगर आपके अंदर कोई चाह है कि मुझे ये पाना है तो आप बेशक उस पर मेहनत करिए और लगन लगाइए और आपको वो मिलेगा। तो आइए, हम लोगों ने उस दिन देख लिया था ब्राह्मण साहित्य के आधार पर, हमने उसका पूरा रोड मैप बना के देख लिया था। आज हम लोग क्या देखने वाले हैं? लौकिक साहित्य। क्या देखने वाले हैं? लौकिक साहित्य। लौकिक साहित्य कहने का मतलब समाज की विसंगतियों और समाज पे घटी घटनाओं पे जो साहित्य लिखा जाता है उसको हम लोग कहते हैं लौकिक साहित्य। तो आप यहाँ पे थोड़ा सा लिख लीजिए, मैं ही लिखा देता हूँ कि जो साहित्य सामाजिक विषयों पर लिखा जाए उसे लौकिक साहित्य कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? लौकिक साहित्य कहते हैं। तो बेटा मैं आपको वही इम्पोर्टेंट साहित्य बताऊंगा जो एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला बेटा आपका आ जाता है अष्टाध्याय। क्या आ जाता है? अष्टाध्याय। ये किसके द्वारा लिखा गया है बेटा? ये पाणिनि जी के द्वारा लिखा गया है। पाणिनि जी के द्वारा लिखा गया है। ये क्या है? एक व्याकरण है। क्या है ये? एक व्याकरण है। ये व्याकरण ग्रंथ है। क्या है? व्याकरण ग्रंथ है। किसके द्वारा लिखा गया है? पाणिनि जी के द्वारा लिखा गया है। दूसरा बेटा आपका आ जाता है यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट है, ये कहाँ क्या है? महाभाष्य। क्या है? महाभाष्य। ये किसके द्वारा लिखित ग्रंथ है बेटा? ये पतंजलि के द्वारा लिखा है। पतंजलि के द्वारा लिखा ग्रंथ है। और ये भी बेटा क्या है? व्याकरण है। एक्चुअली देखा जाए बेटा तो ये जो अष्टाध्याय है, अष्टाध्याय पे लिखी हुई एक टिप्पणी है। क्या है? एक टिप्पणी है। ये एक टिप्पणी है। ठीक है। उसके बाद बेटा आ जाता है आपका अर्थशास्त्र। क्या आ जाता है? अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र ये किसके द्वारा लिखी गई है? ये कौटिल्य के द्वारा लिखी गई है। किसके द्वारा लिखी गई है? कौटिल्य के द्वारा लिखी गई है। कौटिल्य जी के द्वारा लिखी गई है। और ये किसके दरबारी कवि थे? ये थे बेटा चंद्रगुप्त के। किसके थे? चंद्रगुप्त जी के थे। किसके थे? चंद्रगुप्त जी के दरबारी कवि थे। उसके बाद बेटा आपका आ जाता है राजतरंगिणी। क्या आ जाता है? अच्छा, ये राजनैतिक विषयों पे लिखा गया था। किस पे लिखा गया था? राजनैतिक विषयों पे लिखा गया था अर्थशास्त्र। उसके बाद आपका आ जाता है चौथा आ जाता है बच्चों, क्या आ जाता है? राजतरंगिणी। राजतरंगिणी
ये किसकी रचना है? मैंने शायद एक बार आपको बताया था, ये कल्हड़ जी की रचना है। किसकी है? कल्हड़ जी की रचना है। ये ऐतिहासिक ग्रंथ का पहला ग्रंथ था, मतलब कि इसमें इतिहास के सारे साक्ष्य पाए जाते हैं। इतिहास किन आधारों पर लिखा जाता है वो सारे साक्ष्य पाए जाते हैं। तो ये राजतरंगिणी क्या है? इतिहास का पहला ग्रंथ है। क्या है? पहला ग्रंथ है राजतरंगिणी। ठीक है, इसमें 8 अध्याय हैं। क्या हैं? 8 अध्याय हैं। और इसमें बेटा कश्मीर का इतिहास बताया गया है। कश्मीर के इतिहास के बारे में बताया गया है। वहाँ पे 3 वंश राज किए हैं, उनके बारे में बताया गया है। अब उसके बाद आपका क्या आता है, थोड़ा सा इसको हम इरेज कर देते हैं और फिर बनाते हैं। ठीक है, आप नोटेड डाउन कर लीजिएगा। फिर आ जाती है बेटा कालिदास जी के द्वारा लिखी हुई कुछ रचना, जैसे आपका हो गया ऋतु संहार। क्या हो गई? ऋतु संहार। और आपका क्या हो गया? मेघदूत। क्या हो गया? मेघदूत। मैं आपको एक बार ये बता चुका हूँ। तो ये दोनों क्या हैं? ये दोनों खंड काव्य हैं। क्या हैं? खंड काव्य हैं। उसके बाद ये किसके द्वारा सब लिखी गई हैं? कालिदास जी के द्वारा लिखी गई। किसके द्वारा लिखी गई हैं? कालिदास जी के द्वारा लिखी गई हैं। ठीक है, और उसके बाद बेटा आ जाता है आपका रघुवंशम। क्या आ जाता है? रघुवंशम। ये भी कालिदास जी की रचना है, रघुवंशम। कुमार संभवम। क्या आ जाती है? कुमार संभवम। क्या आ जाती है? कुमार संभवम। फिर आपकी आ जाती है क्या? विक्रमो वर्षियम। क्या आ जाती है? विक्रमो वर्षियम। और उसके बाद बेटा आपका आ जाता है मालविकाग्नि मित्रम। क्या आ जाता है? मालविकाग्नि मित्रम। ये भी कालिदास जी की ही रचना है। उसके बाद आ जाता है बेटा आपका अभिज्ञान शाकुंतलम। क्या आ जाता है? अभिज्ञान शाकुंतलम। ये दोनों बेटा आपके क्या हैं? नाटक हैं। क्या हैं? नाटक हैं। और ये तीनों क्या हैं? महाकाव्य हैं। क्या हैं? महाकाव्य हैं। अब हम आपको थोड़ा सा बता देते हैं कि खंड काव्य और महाकाव्य क्या होते हैं। देखो, जो बेटा बहुत विस्तार में लिखा गया हो उसको हम लोग क्या कहते हैं? खंड काव्य का महाकाव्य कहते हैं। जैसे कि आपकी रामायण है। अब रामायण पूरा एक महाकाव्य है, लेकिन रामायण के अगर किसी सुंदर कांड पे कोई किताब लिख दी जाए, कोई ग्रंथ लिख दिया जाए, तो क्या कहलाएगा? खंड काव्य कहलाएगा। मतलब किसी महाकाव्य के किसी एक भाग पर कोई पुस्तक लिखी जाए या फिर उस पर ग्रंथ लिखा जाए तो उसे हम लोग खंड काव्य कहते हैं। ठीक है, और नाटक तो आप लोग सब लोग जानते हैं कि नाटक क्या होता है। तो आइए अब थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ते हैं। आइए इसमें थोड़ा सा हम लोग अब आगे देखते हैं। इसमें कुछ और लोग हैं जिन्होंने ग्रंथ लिखे हैं, तो उनके बारे में देखते हैं। इसे हम इरेज कर देते हैं बेटा। फिर आ जाता है बेटा हर्ष चरित्र। क्या आ जाता है? हर्ष चरित्र। हर्ष चरित्र बेटा किसके द्वारा लिखी है? बाण भट्ट के द्वारा लिखी गई। किसके द्वारा? बाण भट्ट के द्वारा लिखी गई है। ये किसके दरबारी कवि थे? ये हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे। किसके? हर्षवर्धन जी के दरबारी कवि थे। उसके बाद बेटा आ जाता है आपका कादंबरी। क्या आ जाता है? कादंबरी। ये भी किसके द्वारा लिखी गई है? बाण भट्ट के द्वारा लिखी गई है। ठीक है, उसके बाद देखा जाए तो ये जो हर्षवर्धन जी हैं, ये भी बहुत बढ़िया ग्रंथ लिखते थे। इनके द्वारा लिखे गए कुछ ग्रंथ हैं, आइए उन्हें भी देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट है। तो हर्षवर्धन जी के द्वारा जो लिखे ग्रंथ हैं उनमें पहला आ जाता है बेटा नागानंद
क्या आ जाता है, नागानंद। उसके बाद आ जाता है आपका रत्नावली, क्या आ जाता है, रत्नावली। और उसके बाद क्या आता है, उसके बाद क्या आता है बेटा, प्रिय दर्शिका। ये तीनों किसके द्वारा लिखे गए हैं, हर्षवर्धन जी के द्वारा लिखे गए हैं, ठीक है। और उसके बाद बेटा आ जाता है आपका महावीर चरित्र, क्या आ जाता है, महावीर चरित्र। ये किसके द्वारा लिखी गई है, ये भावभूत के द्वारा लिखी गई है। किसके द्वारा लिखी गई है, भावभूत के द्वारा लिखी गई है, ठीक है। और आपको बता दें कि हर्षवर्धन के द्वारा जो तीनों लिखे गए, तीनों क्या हैं, नाटक शैली में लिखे गए हैं, मतलब कि नाटक हैं, ठीक है। अब थोड़ा सा इसको हम इरेज करके कुछ और ग्रंथ बता देते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद आ जाती है बृहद कथा मंजरी, क्या आ जाती है, बृहद कथा मंजरी। ये भी बेटा किसके द्वारा लिखी गई है, भवभूत जी के द्वारा लिखी गई है। किसके द्वारा, भवभूत जी के द्वारा लिखी गई है। उसके बाद बेटा एक और आ जाती है, क्या, सॉरी, ये ना ये लिखी गई है किसके द्वारा, बृहद कथा मंजरी बेटा लिखी गई है क्षेमेंद्र जी के द्वारा लिखी गई। किसके द्वारा, क्षेमेंद्र जी के द्वारा लिखी गई है। और इसमें समाज का मजाक उड़ाया गया है। क्या किया गया है, समाज का मजाक उड़ाया गया है। क्या किया गया है, समाज का मजाक उड़ाया गया है। उसके बेटा आ जाती है, उसके बाद बेटा आ जाता है आपका उत्तर राम चरित्रम। क्या आ जाता है, उत्तर राम चरितम। ये किसके द्वारा लिखी गई है बेटा, ये भवभूत जी के द्वारा लिखी गई। किसके द्वारा, भवभूत जी के द्वारा लिखी गई, ठीक है, भवभूत जी के द्वारा लिखी गई है। और उसके बाद एक और आ जाता है, क्या, मृच्छकटिकम। क्या आ जाता है, मृच्छकटिकम। ये किसके द्वारा लिखी गई है, ये बेटा शूद्रक की है। किसकी है, शूद्रक की है, ठीक है। मृच्छकटिकम बेटा जो है ये शूद्रक जी की लिखी ग्रंथ है। इसमें इसे हम लोग क्या इसे एक और नाम से जानते हैं, क्या, इसको हम लोग एक नाम से और जानते हैं, क्या, माटी की गाड़ी। किस नाम से जानते हैं, माटी की गाड़ी नाम से जानते हैं। तो ये तो बेटा हो गया हमारा लौकिक साहित्य। अब हम लोग देखेंगे विदेशी साहित्य। तो थोड़ा सा आइए हम लोग विदेशी साहित्य का भी एक मैप बना लेते हैं। तो उसके बाद हम लोग देख लेते हैं बेटा, क्या, विदेशी साहित्य। क्या देखेंगे, विदेशी साहित्य। तो बेटा विदेशी साहित्य को देखने के लिए हमको सबसे पहले ये देखना पड़ेगा कि विदेशी कहाँ कहाँ से हमारे देश में आए, पहली चीज़, और कब कब आए ये भी देखना, और किसके दरबार में आए। तो पहले इसका हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं कि कहाँ कहाँ से विदेशी हमारे देश में आए। तो बेटा कहाँ कहाँ से आए थे, पहला तो आए थे कहाँ से, यूनान से। कहाँ से आए थे, यूनान से। और दूसरा कहाँ से आए थे, दूसरा आए थे बेटा चीन से। कहाँ से आए थे, चीन से। और तीसरा बेटा कहाँ से आए थे हमारे यहाँ, अरब से। कहाँ से आए थे, अरब से विदेशी हमारे यहाँ आए। तो पहला जो हम देखते हैं यूनान में हमारे यहाँ जो पहला आया था, कौन आया था, अरिस्तोबुलस आया था। कौन आया था, अरिस्तोबुलस। हमारे यहाँ जो आया, कौन आया, अरिस्तोबुलस। और कौन आया, अनिसोक्रेट्स आया। कौन आया, अनिसोक्रेट्स आया। ये दोनों किसके साथ आए थे बेटा, ये दोनों सिकंदर के साथ आए थे। किसके साथ आए थे, सिकंदर के साथ आए थे। ये दोनों सिकंदर के साथ आए। उसके बाद बेटा कौन आया, मेगस्थनीज आया। कौन आया, मेगस्थनीज।
ये मेगास्थनीज जो था बेटा, ये चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। कहाँ आया था? चंद्रगुप्त मौर्य जी के दरबार में आया था। कहाँ आया था? चंद्रगुप्त मौर्य जी। ये जो तीसरा है मेगास्थनीज, ये कहाँ आया था? चंद्रगुप्त मौर्य जी के दरबार में आया था। उसके बाद कौन आया? डाइमेकस आया। कौन आया? डाइमेकस। ये जो डाइमेकस था बेटा, ये किसके यहाँ आया था? ये बिंदुसार जी के यहाँ आया था। कहाँ? बिंदुसार जी के यहाँ आया। उसके बाद बेटा आपका कौन आया जाता है? तो बेटा उसके बाद कौन आ जाता है? डायोनिसियस। कौन आ जाता है? डायोनिसियस। ये कहाँ आता है? अशोक जी के यहाँ आता है। कहाँ आता है? अशोक जी के दरबार में आता है। तो ये हमने देखा कि यूनान से कौन कौन और किसके दरबार में आए। उसके बाद बेटा हम लोग देख लेते हैं चीन से। तो चीन से पहला जो आया था, कौन आया था? फाह्यान आया था। कौन आया था? फाह्यान आया था। ये चंद्रगुप्त जी के दरबार में आया था। कहाँ आया था? चंद्रगुप्त जी के दरबार में आया था। दूसरा जो आया था बेटा, क्या आया था? सुंगू युन आया था। कौन आया था? सुंगू युन आया था। कौन आया था? सुंगू युन आया था। मतलब कि इसको थोड़ा सही कर देते हैं, सुंग युन आया था। ये कहाँ आया था बेटा? ये कहीं नहीं आया था, ये भ्रमण के उद्देश्य से आया था, शिक्षा लेने आया था, हमारे यहाँ सीखने आया था। उसके बाद बेटा आपका आ जाता है वेन सॉन्ग आया था। कौन आया था? वेन सॉन्ग। वेन सॉन्ग जो था बेटा, ये कहाँ आया था? हर्षवर्धन जी के यहाँ आया था। कहाँ आया था? हर्षवर्धन जी के यहाँ आया था, उनके दरबार में आया था। उसके बाद कौन आया था? मातवालीन आया था। कौन आया था? मातवालीन। ये जो मातवालीन जी थे, ये क्या करने आए थे इंडिया में? शिक्षा लेने आए। जो मातवालीन जी थे, ये क्या थे? शिक्षा लेने आए थे। और एक और आए थे बेटा, कौन? इतिसंग आए थे। कौन आए थे? इतिसंग। ये दोनों यहाँ पे भारत पे क्या करने आए थे? शिक्षा लेने आए थे। इनका कोई मतलब किसी के दरबार में आने का कोई उद्देश्य नहीं था। उसके बाद बेटा आपका आ जाता है कौन? चावकी कुआं। क्या आ जाता है? चावकी कुआं। ये जो चावकी कुआं जी थे, ये कहाँ आते हैं बेटा? चोल वंश में आते हैं। कहाँ कब आते हैं? चोल वंश में, उनके दरबार में आते हैं। तो ये आ गए बेटा आपका चोल वंश में। उसके बाद आपका बेटा अरब में सबसे पहले आते हैं सुलेमान। सुलेमान जी सबसे पहले आते हैं अरब से इंडिया। दूसरे बेटा कौन है? दूसरे बेटा आ जाते हैं आपका इब्न खुरदादब। जो दूसरे आते हैं, कौन आते हैं? इब्न खुरदादब आते हैं। ठीक है। जो तीसरे आते हैं बेटा अल बरूनी आते हैं। कौन आते हैं? अल बरूनी। तीसरे आपके आते हैं कौन? अल बरूनी। किसके साथ आते हैं? गजनवी के साथ आते हैं। ये गजनवी के साथ आए थे अल बरूनी। ठीक है। और जो चौथे आते हैं अल मसूदी आते हैं। कौन आते हैं? अल मसूदी। अल मसूदी आते हैं इंडिया। तो ये बेटा अरब से आए हो गए, ये चीन से आए हो गए, और ये यूनान से आए हो गए। तो बेटा ये तो हमने एक रोड मैप पूरा बना दिया है साक्ष्यों के आधार पर जो बंटवारे हुए थे। अब हम लोग मेन स्टार्ट करेंगे इतिहास। मेन इतिहास का मतलब हम लोग सीधे चैप्टर पे आएंगे, और सबसे पहले स्टार्ट करेंगे हम लोग क्या? मॉडर्न हिस्ट्री। क्या स्टार्ट करेंगे? मॉडर्न हिस्ट्री। तो थोड़ा सा हम इसको कर देते हैं इरेज।
क्या है बेटा आपका मॉडर्न हिस्ट्री। मॉडर्न हिस्ट्री शुरू कहाँ से होती है? 1757 से। तो जैसा कि हम लोगों ने देखा कि जेम्स मिल ने क्या किया था, भारतीय इतिहास को 3 भागों में बांटा, एक हिंदू काल, दूसरा मुस्लिम काल और तीसरा आधुनिक काल। अब सबसे बड़ी बात ये आ जाती है कि क्यों ईसाइयों ने, जो हमारे यहाँ राज करने आए, शासन करने आए यूनान के लोगों ने, क्यों अपने इस काल को क्या नहीं बताया? ईसाई काल नहीं बताया। जब आप कहीं ना कहीं हमारे भारतीय इतिहास को धर्म के नाम पर बांट रहे हैं, हिंदू काल, मुस्लिम काल, तो ये जो आधुनिक काल है इसको भी आपको क्या देना चाहिए? नाम। इसको नाम देना चाहिए था ईसाई काल, लेकिन आपने ऐसा नहीं किया। क्यों? इसके पीछे की वजह है, इसके पीछे की बेटा वजह क्या है? इसके पीछे की वजह ये थी कि ये लोग क्या है, पूरे विश्व भर में ये दिखाना चाहते थे कि हम भारत में शासन करने कतई नहीं आए हैं, हम भारत पे शासन नहीं करना चाहते हैं। एक्चुअली इन लोगों ने ये शो किया कि हम भारत का शोषण नहीं करने आए हैं, हम भारत का विकास करने आए हैं, भारत की शासनिक व्यवस्थाओं को सुडौल बनाने आए हैं, ये लोग दर्शाना चाहते थे। इस वजह से इन लोगों ने क्या किया कि इस काल को क्या किया, नाम दे दिया है आधुनिक काल। ठीक है। अब बेटा आधुनिक काल को समझने के लिए सबसे पहले क्या समझना होता है, उसके पीछे वाला काल भी थोड़ा सा देखा जाए। क्यों? क्योंकि उससे हम कंपेयर करेंगे कि जब भाई कोई काल एकाएक तो होता नहीं कि ये भाई बॉर्डर लाइन खींची, इसके आगे हम पढ़ना स्टार्ट कर दिए मॉडर्न काल, इसके पीछे मुस्लिम काल, ऐसा नहीं होता। हम लोग देखेंगे कि क्या चीज़ें मुस्लिम काल से और मॉडर्न काल में चेंज हो गई, जिसकी वजह से हम इसको मॉडर्न काल कहते हैं या फिर आधुनिक काल कहते हैं। क्या कहते हैं? आधुनिक काल कहते हैं, आधुनिक काल कहते हैं। तो बेटा यहाँ से हमारा चैप्टर स्टार्ट होने लगा है। अब आधुनिक काल मतलब मॉडर्न हिस्ट्री स्टार्ट हो रही है। तो आप लोग और अच्छे से अब नोट्स बनाइएगा, क्योंकि देखा जाए तो जो हमारे ये एग्ज़ाम होते हैं यूपी पीसीएस या फिर यूपी ट्रिपल एससी वाले एग्ज़ाम, इसमें काफ़ी डीप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो प्लीज़ आप लोग नोट्स पे अच्छा कंसंट्रेशन करिएगा और अच्छे से नोट्स बनाइएगा। तो थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। ये जो मुस्लिम काल है इसको हम लोग मध्यकालीन बोलते हैं, मध्यकालीन बोलते हैं, मेडुअल हिस्ट्री बोलते हैं। वहीं पे ये बेटा आपका हो गया आधुनिक काल, जहाँ तक हम लोगों ने लिख दिया है। ठीक है। तो जो ये मध्यकाल था ये 2 भागों में बटा हुआ था, हम लोग जानते हैं। एक क्या था? सल्तनत काल। क्या था? सल्तनत काल। एक क्या था? सल्तनत काल। और दूसरा क्या था? मुगल काल। मुगल काल। तो यहाँ पे हम देखते हैं सबसे पहला कि कमाई का जरिया इनका क्या था, मतलब कि आय का साधन क्या था। यहाँ पे पहला देखते हैं कि आय का साधन क्या था, आय का साधन क्या था। तो यहाँ पे जो आय का साधन था बेटा भू राजस्व था। क्या था? भू राजस्व। कहने का मतलब कि किसानों के द्वारा कलेक्टेड किया गया हुआ कर। होता क्या था उस समय, यहाँ पे कमाई का एक ही जरिया था कि हमारे यहाँ किसानी होती थी और किसानों के द्वारा ये लोग क्या करते थे, कर लेते थे, राजस्व लेते थे। तो कमाई का वही एक मेन जरिया था। दूसरी चीज़ देखते हैं। दूसरी चीज़ ये थी बेटा अलग अलग क्षेत्रों में, अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग शासन था, अलग अलग शासन था। कहने का मतलब कि यहाँ कोई और शासन कर रहा है, मतलब कि अगर मैं इसको आधुनिकता में थोड़ा सा आपको बताऊं तो एमपी में कोई और शासन कर रहा है, यूपी में कोई और शासन कर रहा है, बिहार साइड कोई और शासन कर रहा है। ये भी एक अलग क्षेत्र में बांटे थे। जब हम लोग पुराना पढ़ाएंगे, मतलब कि आपको मध्यकालीन भारत पढ़ाएंगे, तो उसमें हम आपको बताएंगे, आप परेशान मत होना। तो अलग अलग शासन कर रहे थे, अलग अलग लोग अलग अलग जगहों पर शासन कर रहे थे। और तीसरी चीज़ क्या थी बेटा, यहाँ पे यहाँ की जो शिक्षा थी, इस काल की शिक्षा जो थी वो क्या थी? धार्मिक थी। क्या थी? धार्मिक थी। क्या थी? यहाँ पे शिक्षा क्या थी? धार्मिक थी। मतलब कुरान, इस्लाम, यही बस पढ़ाया जाता था। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्या था? सामंतवाद था। क्या था? सामंतवाद था। क्या था? सामंतवाद था। या फिर क्या थी? यहाँ पे सामंतवाद था और क्या थी? जागीरदारी थी। क्या थी? जागीरदारी थी।
ठीक है। वहीं पे अगर हम लोग आधुनिक भारत में देखते हैं, आधुनिक भारत में आय का संसाधन क्या था, तो आधुनिक भारत में जो आय का संसाधन था बेटा क्या था, व्यापार और वाणिज्य था। क्या था, व्यापार और वाणिज्य था, जो आज भी चल रहा है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे अलग अलग जगहों पे अलग अलग शासन था, लेकिन आधुनिक काल में बेटा ऐसा नहीं था। आधुनिक काल में क्या था, एकाकृत शासन था। क्या था, एकाकृत शासन था। एकाकृत शासन व्यवस्था थी, ठीक है। यहाँ पे व्यवस्था भी लिख लीजिए, थोड़ा सा आपको समझने में आसानी होगी, ठीक है। उसके बाद बेटा यहाँ पे शिक्षा कैसी थी, धार्मिक थी, लेकिन यहाँ पे शिक्षा क्या हो गई, यहाँ पे शिक्षा क्या हो गई, वैज्ञानिक शिक्षा हो गई। क्या हो गई, वैज्ञानिक शिक्षा हो गई। यहाँ क्या हो गई, शिक्षा वैज्ञानिक हो गई। यहाँ पे क्या था, सामंतवाद था और जागीरदारी थी, लेकिन यहाँ पे क्या था बेटा, आधुनिक प्रशासन था। क्या था, आधुनिक प्रशासन। क्या था, आधुनिक प्रशासन था। तो देखा जाए बेटा तो ये मध्यकालीन भारत से और आधुनिक मध्यकालीन हिस्ट्री से आधुनिक हिस्ट्री में इतने चेंजेज आए, इस वजह से इसको हम लोग क्या पढ़ते, आधुनिक हिस्ट्री के नाम से पढ़ते। अब बेटा इस पे हम लोग विख्यात्मक तरीके से अच्छे से क्लास करते जाएंगे और पढ़ाते जाएंगे। तो बेटा आज मैं आपको इतना ही पढ़ाता हूँ, कल की क्लास में मैं आधुनिक इतिहास को आगे बढ़ाऊंगा, मॉडर्न हिस्ट्री को आगे बढ़ाऊंगा। तो आप लोग ना सहजता से अच्छे से बैठकर कॉपी किताब लेकर क्लास लीजिए और अच्छी नोट्स बनाइए, ताकि आपको रिवीजन करने में आसान हो। एग्ज़ाम टाइम में आप फटाफट एक बार देखते जाएं तो दिमाग में चीज़ें रिकॉल होती जाएं। तो हम आशा करते हैं कि आप ये करेंगे, और मिलते हैं कल की एक नई क्लास में। मॉडर्न हिस्ट्री को आगे बढ़ाते हैं और आगे की तैयारी करते हैं। तब तक के लिए बेटा हम आपसे लेते हैं अलविदा एंड जय हिंद।